स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं चंद्रसेन सर। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे नर जनन तंत्र क्या है। तो उसको आप सरल से सरल भाषा में समझने का प्रयास करिए कि नर जनन तंत्र क्या है और इसमें क्या सिस्टम है। और ये आपको बोर्ड में, हाई स्कूल हो या तो 12th का हो, ये बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए नर जनन तंत्र क्या है उसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए ऐसे फिगर बना देते हैं नर जनन तंत्र का। देखिए ये फिगर बन गया। ये फिगर जो बना है वो नर जनन तंत्र का है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या क्या दिख रहा है उसको हम देखते हैं और बताते हैं आपको क्या दिख रहा है। तो देखिए नर जनन तंत्र पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, जिसको कहा जाता है वृषण कोश। क्या कहा जाता है? वृषण कोश, जिसको कहते हैं स्क्रोटल सैक। ये जो भाग है ये वाला, इसको कहा जाता है वृषण कोश। ये वृषण कोश है। फिर इसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर की बात आती है। दूसरे नंबर की जो बात आती है, ये वाला जो भाग है, ये जो अंडाकार संरचना होती है इसको कहते हैं वृषण। और ये जो वृषण है वो है एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। तो यहां पे लिखेंगे हम एक जोड़ी वृषण। कितने जोड़ी? एक जोड़ी वृषण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टीज। क्या कहा जाता है? टेस्टीज। ये जो टेस्टीज होता है, गोलाकार संरचना जो है वो कितने हैं? एक जोड़ी है। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो यहां से जो शुक्राणु निकलने का रास्ता है, तो रास्ते में भी एक पॉइंट आता है जिसका नाम होता है, वो भी एक जोड़ी होता है। इसको कहते हैं, एक जोड़ी जो भाग है इसको कहा जाता है अधिवृषण। क्या कहा जाता है? अधिवृषण, जिसको कहा जाता है इपीडीडाइमिस। क्या कहते हैं? इपीडीडाइमिस। अब देखिए ये जो वृषण से शुक्राणु निकलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शुक्राणु बना इस तरह से, ये शुक्राणु निकला तो सबसे पहले जहां पे जाएगा उस भाग को कहा जाता है क्या? अधिवृषण। अब देखिए चौथे नंबर की जो बात है इसमें, मोस्ट चौथे नंबर की जो बात है, शुक्राणु जो है जिस रास्ते से जा रहा है, जिस रास्ते से शुक्राणु जा रहा है वह चौथे नंबर की बात है। देखिए क्या है, इस एक जोड़ी वो भी होता है। एक जोड़ी जिसे कहा जाता है क्या? शुक्र नलिका। क्या कहा? शुक्र नलिका। और शुक्र नलिका को हम इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो आपको ये भाग दिख रहा है, यहां से ये गई हुई नली होती है। अब देखिए अगर यहां पे हमने बताया है, यहां पे हमने बताया एक वृषण है, समझ रहे? तो एक वृषण से एक नली निकली होगी। यहां पे हमने आपको साफ साफ लिखा है कि वृषण जो होते हैं वो कितने हैं? एक जोड़ी है, यानी मतलब दो है तो दो नली भी होंगी। तो देखिए यहां पर लिख दिया एक जोड़ी शुक्र नलिका होती है जिसके द्वारा शुक्राणु आगे जाता है। फिर इसके बाद बात करें पांचवें नंबर की बात करें, तो पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो ये वाला भाग है नलिका वाला, जिसको कहा जाता है क्या? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग को कहते हैं यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग वाला भाग आ गया। फिर इसके बाद हम बात करें छठवें नंबर पे। छठवें नंबर पे बात करें तो ये पूरा अंग है, तो इस अंग को कहते हैं छठे नंबर पे, इसको कहा जाता है सीसन। क्या कहा जाता है? सीसन, या तो इंग्लिश में कहते हैं क्या? पेनिस।
समझे, सीसन या पेनिस। फिर उसके बाद आगे बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 7। जो नंबर 7 है वो है क्या, ग्रंथि। और वो भी क्या करती है, सहायक ग्रंथि है। कैसी है, सहायक ग्रंथि, जिसको कहा जाता है एसेसरी ग्लैंड। ये नर जनन तंत्र में सहायता का कार्य करती हैं। तो ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं इसको देखते हैं। तो देखिए ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पे जो है इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड। क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड है ये वाली, इसको कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल, या तो कहते हैं कॉपर ग्लैंड। तो यहाँ हम लिख देते हैं बल्बो यूरेथ्रल, या कहते हैं कॉपर ग्लैंड्स। समझे। फिर इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे इसके बाद। तो ये जो है ग्लैंड, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं, जो तीसरी ग्लैंड है इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए अगर हम बात करें जो सहायक ग्रंथियां हैं वो कैसे कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं हमने बना के दिखाया है एक, और होती कितनी है, एक जोड़ी। कितनी है, एक जोड़ी। फिर उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर को हमने बनाया है, तो एक इधर है और दूसरी क्या है, इधर है। तो ये भी कितनी है, एक जोड़ी। फिर उसके बाद बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कितनी होती है, वे सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, एक होती है। तो इस प्रकार से सहायक ग्रंथियों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें जो भाग है, इन भागों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है वृषण कोश। अगर हम वृषण कोश की बात करें तो जो वृषण कोश बाहर थैलेनुमा भाग होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो वृषण कोश होता है ये किसका बना होता है, त्वचा का बना थैलेनुमा है। कैसा भाग है, त्वचा का बना हुआ थैलेनुमा भाग होता है। अब ये शरीर से बाहर क्यों लटका होता है, इसको समझ लेते हैं। तो शरीर से बाहर इसलिए लटका होता है क्योंकि अगर इस शरीर के तापमान के बराबर इस वृषण कोश का तापमान रहेगा तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान इस वृषण कोश को, किसको, वृषण कोश को शरीर से बाहर लटका के रखे हैं। जैसे मान लीजिए शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इस वृषण कोश का जो तापमान है, वृषण कोश का जो तापमान है वो इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। जब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लो रहेगा किसका, वृषण कोश का तापमान, तब जाके कहीं इसमें शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा। अब देखिए दूसरी बात आप देखे होंगे ये जो वृषण कोश होता है, जैसे जैसे सर्दियों में तापमान घटता है वैसे वैसे इसका भी तापमान क्या होता है, घटने लगता है, और यह सिकुड़ के ऊपर चला जाता है। अब देखिए फिर इसके बाद गर्मी में जैसे जैसे इसका तापमान, शरीर का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका तापमान क्या होता है, और इसका तापमान घटने के कारण ये क्या होता है, नीचे डाउन हो जाता है। समझे। अब देखिए अब अगर बात करें आगे हम बात कर रहे हैं तो ये जो वृषण है, वृषण कोश में जो वृषण है, ये वृषण जो है वे जब शिशु बिल्कुल छोटा सा होता है तो उसमें नहीं पाया जाता है, उनमें पाया जाता है वृषण, वो कहाँ पे, वृक्कों के नीचे होते हैं। और जब वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ आने लगता है, मतलब अवस्था की तरफ, किशोरावस्था की तरफ आने लगता है, तो वह जो वृषण होता है वह लटक के वो वृषण कोश में आ जाता है। कहाँ जाता है, वृषण कोश में। अब देखिए अगर आगे बात करें तो यहाँ पे हेयर होते हैं, हेयर, इसको कह सकते हो आप हेयरी स्किन हो गई। समझ रहे। फिर इसके बाद हम अगर बात करें वृषण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वृषण। तो वृषण हम लिख देते हैं यहाँ पे वृषण है।
अगर हम वृषण की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस जो होता है वह है अंडाकार। कैसी संरचना है? अंडाकार। अंडाकार संरचना है और इसका रंग कैसा है? गुलाबी। कैसा रंग है? गुलाबी। अगर इसके भार की बात करें तो 20 से 25 ग्राम क्या होता है? भार वाला होता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें और मोटाई की बात करें तो आप लंबाई मोटाई को इस तरह समझे, 2 3 जो होती है वो मोटाई होती है और फिर इसके बाद 4 5 संख्या आती है तो कैसी होती है? लंबाई होती है। तो इस तरह से याद रखेंगे 2 3 4 5, 2 अंक को पहले अंक को मोटा लिख देंगे और फिर उसके दूसरे अंक जो आएंगे बाद में उसको कैसे लिख देंगे? लंबा लिख देंगे। अब देखिए इतना भाग हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये जो वृषण है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण कैसे हो रहा है? वृषण में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? देखिए हमें अगर वृषण में शुक्राणु का निर्माण जानना है, देखना है, पढ़ना है तो हम इस वृषण को यहाँ इस वृषण कोश से बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद कहीं पता कर पाएंगे कि इसमें शुक्राणु का निर्माण किस तरह से हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें वृषण में शुक्राणु का स्पर्म का निर्माण किस तरह से हो रहा है। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, चलिए देखिए हमने जो नर जनन तंत्र का वृषण कोश है उस वृषण कोश से वृषण को निकाला है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला है। मान लीजिए ये है वृषण। ठीक, अब देखिए ये वृषण है, इस वृषण में लिख देते हैं हम वृषण। वृषण है, ये जो वृषण है अगर हम इसकी बात करें तो वृषण में ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसे ऐसे। ऐसी वृषण में जो इस तरह संरचना पाई जा रही है, इस तरह जो हमने संरचना बनाया है वृषण में, इस संरचना को कहा जाता है वृषणीय वृषणीय पिंडक। क्या कहते हैं? वृषणीय पिंडक। वृषणीय पिंडक को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर हम बात करें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, वृषणीय पिंडक की अगर हम बात कर रहे हैं तो वृषणीय पिंडक जो होता है वह 250 संरचना होती है। कैसी होती है? ये जो पिंड बना हुआ है वृषण में वो कितनी संरचना होती है? 250 होती है। इस 250 संरचना को आप दूसरी भाषा में कह दोगे ये है कंपार्टमेंट। क्या है? कंपार्टमेंट। समझे? इस कंपार्टमेंट में कितने कंपार्टमेंट है? 250। 250 कंपार्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 250 कंपार्टमेंट में 3 छोटी छोटी ऑफिस बनाई गई है। देखिए इस तरह से ऑफिस हमने बना दिया। ऐसे ऐसे हर कंपार्टमेंट में हम क्या करते हैं? 3 छोटी छोटी ऑफिस बना देते हैं। ऐसे 3 छोटी छोटी ऑफिस बन गई। ऐसे अब देखिए ये जो कंपार्टमेंट में 3 छोटी छोटी ऑफिस बनी है, इन ऑफिस का नाम भी रख दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 250 कंपार्टमेंट हैं तो हम यहाँ पे लिख दे ईच। क्या लिखें? ईच का मतलब होता है क्या? प्रत्येक। प्रत्येक कंपार्टमेंट में, प्रत्येक कंपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो प्रत्येक कंपार्टमेंट में कितने कितने ऑफिस बनाए गए हैं? 3 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 से 3 जो हैं वो ऑफिस हैं कौन से? सेमिनी फेरस
टिब्यूल्स है। क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स। इन सेमनीफेरस टिब्यूल्स का नाम होता है शुक्र जन नलिका। कैसी नलिका? शुक्र जन नलिका। अब देखिए, ये जो शुक्र जन नलिका है, 3 जो ऑफिस बनाई गई हैं एक कंपार्टमेंट में, वैसे 250 कंपार्टमेंट में, हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 ऑफिस बनाई गई, जिसका नाम है शुक्रजन नलिका। ठीक। अब देखिए, इस शुक्रजन नलिका को हम काट देते हैं। क्या करते हैं? काट देंगे, कट कर देते हैं। काट दिया। जब इस शुक्रजन नलिका को हम काटेंगे, आप अगर इस नली को काटोगे तो ऐसी संरचना आती है, इस तरह की, है ना? बिल्कुल इस पर गोल संरचना आएगी। अब ये जो गोल सी संरचना दिख रही है शुक्रजन नलिका की, इसमें 2 कोशिकाएं, एक क्रॉस दिख रही है और एक गोल दिख रही है। एक क्रॉस दिख रही है, एक गोल, ऐसे क्रॉस और गोल 2 कोशिकाएं दिख रही, क्रॉस गोल। अब देखिए, इसमें जो क्रॉस और गोल कोशिका दिख रही, तो इसमें से मान लो गोल कोशिका ये जो है, इसका जो नाम है, इसका नाम है सर्टोली कोशिका। कैसी कोशिका? सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल। जो गोल वाली संरचना थी उसका नाम क्या है? सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। और जो क्रॉस वाली थी उसका नाम रख दिया गया शुक्र जनन कोशिका। कैसी कोशिका? शुक्र जनन कोशिका, या तो इसको इंग्लिश में आप कहोगे स्पर्मेटोगोनिया कह लो डायरेक्ट। क्या कहोगे? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। समझ रहे हो? अब देखिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, शुक्र जनन कोशिका जो है, इस शुक्र जनन कोशिका से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, जिसको आप इंग्लिश में कहोगे स्पर्म। क्या कहोगे? स्पर्म। इस स्पर्मेटोगोनिया वाले सेल से शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, ये जो सर्टोली कोशिका है, सर्टोली कोशिका इस शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करना। पोषण प्रदान करती हैं सर्टोली कोशिका। किसको? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, मतलब आप जीते रहो। समझे? अब देखिए, आगे हम जा रहे हैं, फिर से आ जाएंगे। ये जो एक कंपार्टमेंट में 3 ऑफिस लगी हुई थी, इन 3 ऑफिसों के किनारे किनारों पे कुछ रखा हुआ था। अगर हम बात करें 3 ऑफिस के किनारे किनारों की बात करें, तो देखिए, इन किनारों पे जो रखा हुआ था, जो रखा हुआ खजाना था, इस खजाने का कुछ नाम होता है। तो ऐसे ऑफिसों के किनारे किनारे पे, हर ऑफिस के किनारे किनारे पे खजाना रखा है। समझे? ये जो खजाना है इसको आप कह दो सेल। क्या कहोगे? सेल। ये जो सेल है, इस सेल का नाम होता है। तो हम सेल के अगर नाम की बात करें, तो इस सेल को हम नाम देते हैं, इसका नाम है अंतराली कोशिका। कैसी कोशिका? अंतराली कोशिका। इंटरस्टेशियल सेल। इंटरस्टेशियल सेल, सॉरी, इंटरस्टेशियल सेल। अब अगर हम बात करें इंटरस्टेशियल सेल की, तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं लीडिंग सेल, या तो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लीडिंग कोशिका। ये जो लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका है, समझ रहे? इस लीडिंग कोशिका से स्राव होता है। स्राव का मतलब क्या होता है? निकलना। इस लीडिंग कोशिका या इंटरस्टेशियल सेल या अंतराली कोशिका जो है,
इससे स्राव होता है किसका? हार्मोन्स का। किसका स्राव होता है? हार्मोन्स का। और वो भी कौन से हार्मोन्स? नर हार्मोन्स का स्राव होता है। तो यहाँ पे जो नर हार्मोन्स का स्राव हो रहा है, नर हार्मोन्स कौन से हैं? एक है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। दूसरा जो है, दूसरा इसको हम कहेंगे एंड्रोजन। क्या कहेंगे? एंड्रोजन। इस तरह से दो हार्मोन्स होते हैं, किसमें? नर में। और उस हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? अंतराली कोशिका से, या तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं क्या? लीडिंग कोशिका। कौन सी कोशिका? लीडिंग कोशिका। आप अगर आप